हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 13 फरवरी 2024 और इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। तो मैं ये फैसला तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि प्रदर्शनकारी किसान हैं या फिर राजनीति से प्रेरित। मैं ये फैसला भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इनका प्रदर्शन क्या किसानों के हित में है या फिर ये राजनीति के हित में है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसानों की बहुत सारी मांगों में से दो मांगें ये हैं कि एमएसपी के लिए लीगल गारंटी दी जाए और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको अप्लाई किया जाए। तो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, उस पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एमएसपी वास्तव में होता क्या है। इस समय इन किसानों की मांग ये भी है कि एमएसपी की लीगल गारंटी सरकार दे। आपको पता होना चाहिए, एमएसपी कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि सपोर्ट प्राइस मतलब किसानों को सपोर्ट करने के लिए कोई कीमत तय की जाती है। मान लो कि आप खेती करते हैं और आप गेहूं की खेती कर रहे हैं। जब आपकी फसल कटती है तो कोई व्यापारी कहे कि ऐसा करो कि अपने गेहूं को 10 रुपये किलो बेच दो, लेकिन आपको पता चला कि आपकी लागत मूल्य ही 12 रुपया किलो है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको 10 रुपया किलो बेचना पड़ रहा है। 2 रुपया किलो के हिसाब से आपको नुकसान हुआ, तो ऐसे में किसान क्या करेगा? किसान ऐसे में बहुत ही संकट में पड़ जाएगा, उसको नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार ने बनाया एमएसपी का सिस्टम। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये साल भर में 2 बार तय की जाती हैं कीमतें, और इन कीमतों में ये होता है कि आप कम से कम इस कीमत में गेहूं को खरीदोगे। मान लो कि यहाँ पर 12 रुपया किलो लागत के हिसाब से फसल का उत्पादन हुआ और सरकार ने एमएसपी तय किया कि आप परचेज करोगे गेहूं को 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। ऐसे में आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, किसान देवता ने मेहनत की और मेहनत का फल ये मिला कि 8 रुपया किलो किसान को मुनाफा हो गया, जिससे वो अपना परिवार का खर्चा चलाएगा और आगे अपनी खेती को भी बढ़ा लेगा। ये हो गया एमएसपी। तो एक तो इन किसानों की ये मांग है कि लीगल गारंटी दी जानी चाहिए एमएसपी के लिए। दूसरी ये मांग है कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को अप्लाई किया जाए। अब ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन है, एमएस स्वामीनाथन जी ने एक फॉर्मूला दिया था C2 + 50% का। इस फॉर्मूले को समझने से पहले थोड़ा सा स्वामीनाथन जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि स्वामीनाथन जी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। भारत में जो हरित क्रांति हुई उसमें इनका अहम योगदान रहा। स्वामीनाथन जी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और 2024 में जिन 5 लोगों का भारत रत्न के लिए नाम दिया गया है उसमें एमएस स्वामीनाथन जी का भी नाम है। मैंने भारत रत्न पर डिटेल लेक्चर बनाया है जिसमें 1954 से लेकर के साल 2024 तक किन किन को भारत रत्न मिले हैं, भारत रत्न क्या होता है, किस फील्ड में दिया जाता है, इस सभी पर डिटेल डिस्कशन किया गया। तो हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में साल 2004 में एक आयोग का गठन किया जाता है। बेसिकली ये वो दौर था जिस समय भारत में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा चर्चा पे था। तो ये आयोग बनाया गया कि किसानों की आत्महत्या को कैसे रोका जाए। एक बात तो समझ में आती है कि किसान आत्महत्या तभी करेगा जब उसको फसल में नुकसान हो, उसके ऊपर कर्जा हो चुका हो और उसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि अब वो क्या करे। तो स्वामीनाथन जी की एक मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि हमें C2 + 50% का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि C2 + 50% के फॉर्मूले में C2 क्या है। देखिए, C2 में एक चीज़ तो शामिल ये थी, इनपुट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अब इनपुट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को हम अभी समझते हैं, इसके साथ में दूसरे C का मतलब था रेंट ऑफ द लैंड। देखिए, इनपुट कॉस्ट का मतलब ये था कि आप खेती में जो भी पैसा लगा रहे हैं तो उसको उसके साथ साथ में जिस ज़मीन पे खेती की जा रही है वो ज़मीन रेंटेड हो तब भी। कई बार क्या होता है कि खुद की ज़मीन में किसान खेती करता है, कई बार क्या होता है कि किसान उस ज़मीन को किसी से रेंट पर लेकर के खेती करता है। तो ऐसे केस में अगर वो खुद की ज़मीन पर भी खेती कर रहा है तब भी निश्चित रूप से उसमें उसका कैपिटल तो इन्वेस्ट है ही। तो इनपुट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल प्लस जो लैंड है उसका रेंट, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इससे बनती है कुल लागत मूल। मतलब कि अगर हम सीधा सीधा शुद्ध भाषा में कहें तो किसानों का खेती करने में इतना खर्चा हो रहा है
तो स्वामीनाथन जी ने ये कह दिया कि ये तो हो गया C2 और इसमें 50% आप और ऐड कर दो और इसको डिक्लेयर कर दो MSP, मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए C2 प्लस 50%। अगर हम C2 को इन शॉर्ट कहें तो कंप्रेहेंसिव कॉस्ट है ये, और कंप्रेहेंसिव कॉस्ट किसकी है? खेती करने की। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फसल पैदा करने में 100 रुपये का खर्चा आता है तो आपकी MSP होनी चाहिए कम से कम 150 रुपये, यानी कि उस फसल को 50% हाई रेट पर ख़रीदा जाए 150 रुपीज़ में। यहाँ एक बात और दिलचस्प थी कि जो कॉस्ट को जोड़ा गया वो इम्प्यूटेड कॉस्ट जोड़ा गया। इम्प्यूटेड का मतलब ये होता है कि मान लो एक किसान है, उसने जुलाई के महीने में अपने खेत में उड़द बो दी और 10,000 रुपये का उसने खाद डाल दिया। अब 10,000 रुपये का उसने खाद तो डाल दिया, अगर वही 10,000 रुपये वो किसान बैंक में जमा करता या उसकी FD करा लेता तो उसको कुछ ब्याज मिलता, लेकिन वो 10,000 रुपये उसको खेती में लग गए तो उसको ब्याज तो मिल नहीं रहा है। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसान ने 10,000 रुपये अपनी खेती में लगाए और हम तय कर लें कि लगभग 5% से उसके पैसे में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो जो कॉस्ट मानी जाएगी वो 10,000 रुपये नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 10,500 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसान जितना पैसा अपनी खेती में लगाता है उतना पैसा अगर वो बैंक में रखता, शेयर मार्केट में डालता या फिर उसकी FD करा लेता, तो जो मिनिमम उसको इंक्रीमेंट मिलता वो इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाएगा और वो इंक्रीमेंट जोड़ करके ही बनेगी इनपुट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, प्लस उसमें जमीन का किराया जोड़ दिया जाए और ये सब लागत मूल्य मान के 50% और उसमें ऐड करके इतना किसान को फसल के उत्पादन की कीमत दी जानी चाहिए। तो साल भर में अभी 2 बार MSP का अनाउंसमेंट होता है फसलों के लिए, जिसमें कुछ फसलों की लिस्ट आती है कि इस फसल के लिए इतनी MSP तय की गई। तो ये था डिटेल डिस्कशन अबाउट MS स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशंस एंड MSP। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान आंदोलन के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर समझनी है। जय हिंद, जय भारत।